1957 की एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के चरम पर शुरू हुई। उस समय ये दो देश ही परमाणु बम बनाने में सक्षम थे और एक दूसरे की क्षमताओं पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंट भेजकर गुपचुप तरीके से होड़ कर रहे थे। इस तनाव के बीच रुडोल्फ एबेल नाम का एक शांत स्वभाव का बूढ़ा आदमी सामने आया। हालांकि वो साधारण दिखता था, लेकिन वो असल में एक सोवियत स्पेशल एजेंट था। उस दोपहर उसकी एक पार्क में एक कलीग के साथ मीटिंग थी। हालांकि अपने अपार्टमेंट से निकलने के बाद से ही कई CIA एजेंट उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक ये साबित नहीं कर पाया था कि वो सोवियत जासूस था, इसलिए CIA ने कई एजेंटों को उसके पीछे लगा दिया था। एबेल को बेशक इस निगरानी के बारे में पता था। हैरानी की बात यह है कि वो पूरी तरह शांत रहा और किसी भी देखने वाले को वो एक शांत बूढ़े कलाकार से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अपने कलीग से एक सीक्रेट सिक्का लेने के बाद एबेल अपने अपार्टमेंट गया। ऐसा लगा कि उसका घर CIA से घिरा हुआ था, इसीलिए उसने वहीं गुप्त संदेश खोलने का फैसला किया। संदेश सिक्के के अंदर छिपा हुआ था, जो एक तरीका था जिसका वो अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करता था। दुर्भाग्य से CIA ने उसे तुरंत ढूंढ लिया और बिना किसी झिझक के उसके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। घबराने की बजाय एबेल ने शानदार तरीके से एक कमजोर बूढ़े आदमी का अपना अभिनय जारी रखा। उसने बस ऐसा नाटक किया जैसे उसने अभी अभी टॉयलेट में अपना काम खत्म किया था। चूंकि उसने कोई उपयोगी जवाब नहीं दिया, एजेंटों ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। सौभाग्य से एबेल ने उनके ढूंढने से पहले ही गुप्त संदेश को नष्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। फिर फिल्म ने अपने मेन कैरेक्टर को पेश किया, जो जेम्स डोनोवन नाम का एक प्रमुख बीमा वकील था। वो एक लॉ फर्म के लिए काम करता था, जिसे सरकार ने एबेल के लिए कानूनी बचाव प्रदान करने का मैंडेट दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही अमेरिका ने जासूस को पकड़ लिया था, लेकिन वो उचित प्रक्रिया के बिना सजा नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने जेम्स जहां काम करता था उस लॉ फर्म से एक वकील उपलब्ध कराने के लिए कहा। चूंकि जेम्स बीमा कानून में स्पेशलाइज था और ये मामला एक क्रिमिनल मामला था, उसने शुरू में ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये उसकी एक्सपर्टाइज से बाहर था। हालांकि सरकार ने जानबूझकर उसे चुना था, क्योंकि वो जानते थे कि एबेल को आखिर में दोषी पाया जाएगा। वो बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। जेम्स द्वारा एक सोवियत जासूस का प्रतिनिधित्व करने की खबर तेजी से फैली और हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा, एक जासूस को बचाव की जरूरत क्यों होगी? इस मामले से शर्मिंदा होकर जेम्स ने शुरू में इसे अपनी पत्नी से छिपाया, लेकिन ये राज आखिर में उसके एक कलीग ने ही खोल दिया। अगले दिन जेम्स एबेल से मिलने जेल गया और सवालों की एक सीरीज पूछने लगा। उम्मीद कर रहा था कि उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई कानूनी उल्लंघन मिल जाए। एबेल ने बताया कि कैसे उसे CIA ने हिरासत में लिया था और अपने देश को धोखा देने के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की थी, एक ऑफर जिसे उसने आखिर में ठुकरा दिया। इस पॉइंट तक एबेल ने सोचा था कि जेम्स बस कोई और सरकारी प्रतिनिधि था जिसे एक नया ऑफर देने के लिए भेजा गया था। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि लाखों अमेरिकियों में से एक वकील ऐसा था जो ईमानदारी से उसका बचाव करने की कोशिश कर रहा था। भले ही एबेल खुद मौत की सजा का सामना करने के लिए तैयार था। उसी शाम CIA ने देश के कुछ सबसे अच्छे युवा पायलटों को एक होटल में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इकट्ठा किया। जब वो सभी पास हो गए तो एक एजेंट ब्रीफ देने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने खुलासा किया कि उन्हें CIA द्वारा आधिकारिक तौर पर भर्ती किया गया था और उनका पहला असाइनमेंट सोवियत क्षेत्र में उड़ना था, ताकि एक ऐसी जगह की निगरानी की जा सके जिसे परमाणु सुविधा माना जाता था। बॉर्डर पार करने के लिए सरकार ने उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट तैयार किया था। एजेंट का ब्रीफ सीधा और गंभीर था, ये कहते हुए कि वो एक युद्ध में लगे हुए थे कि वो दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करेंगे और उन्हें गिराया या पकड़ा नहीं जा सकता था। शहर के दूसरी तरफ जेम्स कोर्ट हाउस में उस जज से मिल रहा था जो इस मामले की अध्यक्षता करेगा। उसने एक और थोरोग बचाव मोशन तैयार करने के लिए एक्सटेंशन मांगा, लेकिन उसके अनुरोध को सीधे तौर पर ठुकरा दिया गया। जज और दूसरों ने जेम्स के कामों को अजीब माना, क्योंकि हर कोई मानता था कि एक जासूस का बचाव करना पॉइंटलेस था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट खतरा था। जेम्स पर दबाव बढ़ता गया। उस रात तेज बारिश में एक अज्ञात आदमी ने उसका पीछा किया। जब उसे मौका मिला, जेम्स जल्दी से एक कार के पीछे छिप गया। रहस्यमयी शख्स एक CIA एजेंट हॉफमैन निकला। वो एबेल के बारे में पूछने आया था, क्योंकि CIA की इंट्रोगेशंस का कोई नतीजा नहीं निकला था और उन्हें उम्मीद थी कि जेम्स जासूस को बात करने के लिए मना सकता था। मदद करने की बजाय जेम्स ने एजेंट को लेक्चर दिया, उस पर एक अवैध उल्लंघन का आरोप लगाया। कुछ ही समय बाद चारों पायलटों को उस प्लेन से परिचित कराया गया जिसका वे सोवियत बॉर्डर पार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, एक ऐसी ऊंचाई जिस पर उस समय पृथ्वी पर कोई रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। यह एडवांस्ड वाहन दुश्मन के क्षेत्र की तस्वीरें लेने के लिए कई खास कैमरों से भी लैस था। जेम्स फिर से जज से मिलने गया ताकि मामले की समीक्षा करने का अनुरोध कर सके। उसने तर्क दिया कि एबेल की गिरफ्तारी एक वैध वारंट के बिना की गई थी, लेकिन भले ही उसका तर्क सही था, जज ने फैसला किया कि मामला आगे बढ़ेगा। जेम्स के एक सोवियत जासूस का बचाव करने के फैसले
फैसले से बड़े पैमाने पर विवाद हुआ। उसके एलिमेंट्री स्कूल के बेटे ने उसके कामों पर सवाल उठाया और हर बार जब जेम्स ट्रेन से काम पर जाता था तो लोग उसे घूरते थे, उसे एक ट्रेटर की तरह ट्रीट करते थे। कई कोर्ट हियरिंग के बाद जूरी ने आखिर में एबेल को सभी आरोपों में दोषी पाया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो जेम्स अपने क्लाइंट की फेथ को लेकर निराश और चिंतित दोनों था। वो मानता था कि भले ही एबेल एक जासूस था, उसके काम इनहेरेंटली गलत नहीं थे। वो बस अपने देश द्वारा चला गया एक प्यादा था। जेम्स ने जिस गंभीरता से इस मामले को संभाला, उसने एबेल को एक खास व्यक्ति, उसके पिता के एक पुराने दोस्त की याद दिला दी। एबेल ने बताया कि जब वो लड़का था और उसके गांव पर दुश्मन सैनिकों ने हमला किया था, तो ये दोस्त ही अकेला था जिसने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत की थी। उसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन हर बार जब उन्होंने उसे मारा तो वो वापस खड़ा हो जाता था। सैनिकों ने आखिर में पिटाई बंद कर दी और उसे एक खड़े आदमी के रूप में जीवित रहने दिया। ये कहानी जेम्स को ये बताने का एबेल का तरीका था कि वो दबाव में नहीं टूटेगा। सजा सुनाने से एक सुबह पहले जेम्स जज के घर गया ताकि आखिरी अपील कर सके। उसने समझाया कि अमेरिका अकेला देश नहीं था जिसके पास जासूस थे और उनके भी इंटेलिजेंस एजेंट विदेश में काम कर रहे थे। इस बात की बहुत संभावना थी कि उनके अपने एजेंटों में से कोई एक दिन पकड़ा जाएगा। उस समय अमेरिका को ट्रेड करने के लिए कुछ चाहिए होगा। इस कारण से एबेल को मौत की सजा देना एक समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। सजा सुनाने का दिन आ गया और हर कोई जज का फैसला सुनने के लिए उत्सुक था, मौत की सजा की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जब फैसला पढ़ा गया तो जेम्स की सलाह ने जज को सफलतापूर्वक प्रभावित किया था। एबेल को मौत की सजा नहीं सुनाई गई बल्कि आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस फैसले को बड़े पैमाने पर पब्लिक आउटक्राई का सामना करना पड़ा। परिणाम से संतुष्ट होने की बजाय जेम्स ने सजा की अपील करने की योजना बनाई। उसके कलीग्स और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी तुरंत इस विचार का विरोध किया, क्योंकि इस मामले ने उन्हें समुदाय में पहले ही परिया बना दिया था। एबेल ने खुद जेम्स को रुकने की सलाह दी, उसे चेतावनी दी कि उसकी जान खतरे में थी। चेतावनी उस रात सही साबित हुई जब जेम्स के घर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। कुछ ने तो हमले के लिए उसे ही दोषी ठहराया, ये पूछते हुए कि वो एक ट्रेटर का बचाव क्यों करेगा। पड़ोसियों ने भी पुलिस का साथ दिया, जेम्स को एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया। पायलटों पर लौटते हुए उन्हें अपने एयरक्राफ्ट पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है, इस बारे में एक फाइनल ब्रीफिंग दी गई। चूंकि टेक्नोलॉजी टॉप सीक्रेट थी, वो इसे दुश्मन के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते थे। प्रत्येक पायलट को पकड़े जाने पर इस्तेमाल करने के लिए एक झर कैप्सूल भी दिया गया था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद गैरी नाम के एक पायलट को सोवियत क्षेत्र की निगरानी के मिशन पर भेजा गया। उसी समय सभी तरफ से तीव्र दबाव के बावजूद जेम्स ने एबेल की कन्विक्शन की सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि वो इस मामले के प्रति इतना स्टबर्नली डेडिकेटेड क्यों था। जेम्स के लिए ये अब कानून या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं था, ये सिद्धांत के बारे में था। कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय से चल रहा था और कई एजेंट कैजुअलिटीज बन गए थे। जेम्स का मानना था कि एक दुश्मन के साथ फेयर व्यवहार करना कमजोरी नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए एक संदेश भेजने का एक तरीका था कि वो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का रास्ता खोजना चाहता था। कुछ घंटों बाद गैरी ने सफलतापूर्वक सोवियत एयर स्पेस में प्रवेश किया और इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि मिड फ्लाइट कई मिसाइलों ने अचानक उसके प्लेन पर हमला किया। अमेरिका की भविष्यवाणियां पूरी तरह से गलत थीं। सोवियत संघ ने एक रडार सिस्टम विकसित कर लिया था जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट का पता लगाने में सक्षम था। उसका मिशन पूरी तरह से फेल होने के साथ गैरी ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीट इजेक्ट हो गई और उसे हवा में फेंक दिया गया। वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। अमेरिका में वापस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, पिछले फैसले को बरकरार रखा। एबेल को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुर्भाग्य से जेम्स के लिए उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन अब टूट चुकी थी और उसे अब कोई भी अपनी कानूनी सेवाओं को किराए पर लेने को तैयार नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद गैरी को सोवियतों द्वारा पकड़ा गया दिखाया गया और उसे तुरंत सोवियत संघ की जासूसी के लिए अदालत में पेश किया गया। जज ने उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि गैरी अमेरिका से मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि सरकार ने शुरू से ही उसके अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कुछ ही समय बाद गैरी की गिरफ्तारी पर चर्चा करने के लिए जेम्स को CIA के डायरेक्टर से मिलने के लिए बुलाया गया। एजेंसी शॉक थी कि ऑपरेशन फेल हो गया था। जेम्स की पिछली भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, क्योंकि सोवियत संघ ने अभी अभी एक कैदी एक्सचेंज का ऑफर दिया था। उन्होंने गैरी को आजाद करने का वादा किया अगर एबेल को उनके देश लौटा दिया गया। दोनों मुल्क नहीं चाहते थे कि ये एक्सचेंज पब्लिक हो, इसलिए फैसला हुआ कि ये ईस्ट जर्मनी में होगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया था। ईस्ट कम्युनिस्ट स्टेट था और वेस्ट एक लिबरल डेमोक्रेसी। यही वजह थी कि ये जगह दोनों देशों के लिए परफेक्ट मीटिंग पॉइंट बन गई। जेम्स को इस मिशन के लिए चुना गया, लेकिन वो जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर नहीं, बल्कि गैरी का वकील बनकर। दोनों देशों ने आखिरी वक्त तक अपने सीक्रेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया और जेम्स की लीगल सर्विस को एक ढाल बना लिया। जेम्स को यह मिशन अपनी बीवी से भी छुपाना पड़ा। उसने झूठ बोला, कहा कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। अब कहानी जर्मनी शिफ्ट होती है, बर्लिन में, जहां एक दीवार बनाई जा रही थी जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को हमेशा के लिए अलग कर देगी। दीवार पूरी होने से पहले
एक अमेरिकन स्टूडेंट फ्रेडरिक अपनी गर्लफ्रेंड के घर भागता है उसे मनाने कि वो उसके साथ वेस्ट चल चले। लेकिन जब दोनों बॉर्डर पहुंचते हैं, चेक पॉइंट पहले ही बंद हो चुका होता है। फ्रेडरिक, जो अमेरिकन सिटीजन था, गार्ड से समझाने की कोशिश करता है कि उसे पार जाने का हक है, लेकिन गार्ड्स को शक हो गया और उन्होंने उसे जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया। बर्लिन पहुंचकर जेम्स को अगले दिन की मीटिंग का ब्रीफ मिला। उसे ईस्ट जर्मनी में सोवियत एम्बेसी जाना था, जहां उसकी मुलाकात एक वकील वोगल से होनी थी। सोवियत यूनियन ने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई थी, अपने वकील को एक्सचेंज संभालने भेजा। जेम्स को पता चला कि एक और अमेरिकन, फ्रेडरिक, ईस्ट जर्मनी में कैद है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने साफ कहा, तुम्हारा टारगेट सिर्फ गैरी है, फ्रेडरिक को भूल जाओ। पर जेम्स का जमीर उसे इजाजत नहीं देता। वो जानता था वो लड़का बस एक गलत फहमी में फंस गया है। अगले दिन जेम्स ट्रेन से ईस्ट जर्मनी की तरफ रवाना होता है। स्टेशन पहुंचते ही उसे लंबे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। टाइम कम था तो उसने रिस्क लिया और सीधे गार्ड से बात की ताकि आगे जा सके। क्योंकि वो ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, इसलिए कोई सीआईए एजेंट उसके साथ नहीं था। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे रोका, धमकाया कि अगर उसने अपना कोट नहीं दिया तो उसे पीट देंगे। कई मुश्किलों से गुजरकर आखिरकार जेम्स सोवियत एम्बेसी पहुंचता है। वो जैसे ही अंदर गया, उसे एक रूम में ले जाया गया जहां 3 लोग बैठे थे, जो अपने आप को एबेल की बीवी, बेटी और कजिन बता रहे थे। लेकिन जेम्स जानता था एबेल ने पहले ही उसे चेताया था, ये असली फैमिली नहीं बल्कि एजेंट्स हैं। थोड़ी देर बाद सोवियत ऑफिशियल इवॉन अंदर आया और मीटिंग शुरू हुई। दिलचस्प बात यह थी कि वोगल वहां था ही नहीं। वो ईस्ट जर्मनी का वकील था और सोवियत्स उसे बातचीत में शामिल नहीं करना चाहते थे। पॉलिटिक्स बहुत पेचीदा थी, लेकिन जेम्स को उसकी परवाह नहीं थी। उसे बस ये जानना था कि प्रिजनर एक्सचेंज कब होगा, क्योंकि वो बस घर लौटना चाहता था। इवॉन को अब भी जेम्स पर शक था। उसे हैरानी हुई कि जेम्स इतना बेचैन क्यों है। क्या गैरी के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है? लेकिन जेम्स ने बड़ी चालाकी से उसका शक दूर कर दिया। मीटिंग के आखिर में जेम्स ने जिद की कि फ्रेडरिक का नाम भी एक्सचेंज लिस्ट में जोड़ा जाए। इवॉन ने कहा, ये हमारे बस में नहीं है, इसके लिए तुम्हें वोगल से मिलना होगा। जेम्स आखिरकार वोगल से मिला और फ्रेडरिक की रिहाई पर बातचीत शुरू हुई। वोगल ने पहली ही डिमांड रखी, यूएस ईस्ट जर्मनी को एक देश के तौर पर मान्यता दे। जेम्स ने साफ कहा, मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर वोगल ने कहा, ठीक है, फ्रेडरिक को तब छोड़ देंगे जब एबेल आजाद होगा। जेम्स को ये 2 for 1 डील लगी और उसने तुरंत हामी भर दी। लेकिन मामला गड़बड़ था। वोगल को असली समझौते की जानकारी ही नहीं थी। होटल लौटने पर एजेंट हॉफमैन ने जेम्स को चेताया, ये डील कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है। अगर वोगल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ्रेडरिक का नाम तुरंत ड्रॉप कर देना। उसी वक्त सोवियत मिलिट्री गैरी से पूछताछ कर रही थी। हर रात उसे एक कमरे में ले जाया जाता, सवाल जवाब, जुल्म, टॉर्चर, लेकिन वो चुप रहा। उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन जेम्स फिर इवॉन से मिला, एक्सचेंज की तारीख और जगह फाइनल करने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वोगल का मैसेज आया, फ्रेडरिक की रिहाई कैंसिल कर दी गई है। हॉफमैन की भविष्यवाणी सच हो गई थी। जेम्स ने बार बार वोगल को मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी बातचीत जारी रखने के लिए एक और मीटिंग में शामिल होने पर भी जोर दिया। वोगल नाराज था। ये मानता था कि ईस्ट जर्मनी को सोवियत और अमेरिकियों के बीच के बैकरूम डील से धोखा दिया गया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वोगल ने जानबूझकर जेम्स को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में छोड़ दिया, जहां पुलिस ने उसे तुरंत पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। कई घंटों की हिरासत के बाद जेम्स को रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो वापस चला, उसने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। लोगों को गोली मारी जा रही थी जब वे बॉर्डर की दीवार पार करने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह जेम्स ने एजेंट हॉफमैन को मीटिंग का नतीजा बताया। सीआईए खुश थी क्योंकि उनकी एकमात्र प्राथमिकता गैरी को वापस लाना था। जेम्स हालांकि अभी भी फ्रेडरिक को आजाद करने के लिए दृढ़ था। एक लकी स्ट्रोक से उसे पता चला कि एक हाई रैंकिंग ईस्ट जर्मन जनरल उससे मिलना चाहता था। जब जेम्स पहुंचा तो जनरल ने ब्लंटली सुझाव दिया कि जेम्स सोवियत संघ के साथ समझौता रद्द कर दे। अगर वो सहमत होता तो वे फ्रेडरिक को रिहा कर देते। जनरल ने तर्क दिया कि अमेरिका को अपनी फेल्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन को छिपाने की बजाय एक इनोसेंट आदमी को आजाद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जनरल को फिर एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिससे जेम्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि आखिर में जनरल कभी वापस नहीं आया। जाने से पहले जेम्स ने जनरल सेक्रेटरी को एक संदेश दिया, अगर ईस्ट जर्मनी ने फ्रेडरिक को रिहा करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका एबेल को सोवियत संघ को वापस सौंपने से इनकार कर देगा। इससे सोवियत नाराज होंगे और उन्हें डील में दखल देने के लिए ईस्ट जर्मनी को दोषी ठहराने का कारण मिलेगा। एजेंट हॉफमैन जेम्स के कामों से फ्यूरियस था। ये मानता था कि उसने पूरे एक्सचेंज को खतरे में डाल दिया था। लेकिन उस रात जेम्स का दांव काम कर गया। ईस्ट जर्मन 2 के बदले एक डील पर सहमत हो गए। एक्सचेंज 2 अलग-अलग लोकेशंस पर होगा, जिसमें अमेरिकी पक्षों में से एक बर्लिन की दीवार के पास फ्रेडरिक को उठाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले जेम्स और एजेंट हॉफमैन एक पुल पर पहुंचे, उनका निर्धारित मीटिंग पॉइंट। एबेल जल्द ही उसके पीछे आया, अपने ही वकील को एक्सचेंज के लिए मध्यस्थ के रूप में देखकर हैरान था। जब सोवियत पक्ष पहुंचा तो माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि एक भी गलत कदम एक्सचेंज को एक ब्लबर में बदल सकता था।
था। दोनों पक्षों के पास दूर से उनकी रक्षा के लिए स्नाइपर्स तैनात थे। खतरे के बावजूद जेम्स अनइंटरेस्टेड रहा। उसे घर लौटने पर अपनी और एबेल की फेथ की ज्यादा चिंता थी। एक्सचेंज शुरू होने से पहले प्रत्येक पक्ष को अपने कैदी की पहचान करने की अनुमति थी। अमेरिकियों ने गैरी के दोस्तों में से एक को उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए लाया। एक्सचेंज होने वाला था, लेकिन फ्रेडरिक अभी तक सामने नहीं आया था। जेम्स ने इंतजार करने पर जोर दिया, लेकिन हॉफमैन ने वीहमेंटली उसका विरोध किया, इस डर से कि सोवियत अपना मन बदल देंगे। एक सरप्राइजिंग टर्न में एबेल जेम्स के साथ खड़ा था, फिर से जेल जाने के लिए तैयार था, अगर इसका मतलब अपने वकील के आदेशों का पालन करना एक रिपेमेंट के रूप में था। जेम्स का रिजॉल्व फिर से काम कर गया। कुछ ही समय बाद वोगल फ्रेडरिक के साथ पहुंचा। एक बार जब वे सुनिश्चित हो गए कि फ्रेडरिक सुरक्षित था, तो कैदी एक्सचेंज शुरू हो गया। अलग होने से पहले एबेल ने जेम्स को धन्यवाद दिया और उसे एक गिफ्ट दिया, एक पेंटिंग। इससे पहले जब वे इंतजार कर रहे थे, एबेल ने जेम्स को सोवियत संघ में उसके भविष्य के बारे में एक संकेत दिया था। अगर उसे कार की पिछली सीट पर बैठाया जाता तो ये एक अच्छा संकेत होगा, लेकिन अगर उसे सामने बैठने के लिए मजबूर किया जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जैसे ही एक्सचेंज समाप्त हुआ, जेम्स अपने स्थान पर खड़ा रहा, तब तक देखता रहा जब तक उसे एबेल की फेट के बारे में यकीन नहीं हो गया। सौभाग्य से एबेल को पिछली सीट पर बैठने के लिए निर्देशित किया गया, जिसका मतलब था कि उसकी जान बची थी। जैसे ही वो जा रहा था, गैरी उदास दिखाई दिया। उसकी पकड़ी गई मिशन के लिए सैन्य ब्रास द्वारा उसे एक फेलियर के रूप में ट्रीट किया जा रहा। पूछताछ के दौरान उसकी हिम्मत के बावजूद जेम्स ने उसे सांत्वना दी। जब जेम्स आखिर में घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसे पता नहीं था कि वो किन किन मुश्किलों से गुजरा था। उसे और उसके परिवार को उस दिन बाद में सच्चाई का पता चला, जब एक टेलीविजन न्यूज रिपोर्ट ने गैरी और फ्रेडरिक की सफल वापसी की घोषणा की। सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस मिरेकल का श्रेय जेम्स डोनोवन नाम के एक अटॉर्नी के हीरोइक प्रयासों को दिया। जिन लोगों ने कभी जेम्स को तुच्छ समझा था, अब उसे एक हीरो के रूप में सराहा। लेकिन जेम्स के लिए पब्लिक की राय मायने नहीं रखती थी। जो महत्वपूर्ण था वो सही रास्ते पर बने रहना था। एक अंतिम पोस्टस्क्रिप्ट में बातचीत में अपनी सफलता के कारण जेम्स को बाद में राष्ट्रपति द्वारा क्यूबा में 1113 अमेरिकी कैदियों की रिहाई के लिए ऑफिशियल सरकारी निगोशिएटर नियुक्त किया गया। एक बार फिर सभी उम्मीदों को पार करते हुए उसने सफलतापूर्वक 973 कैदियों की स्वतंत्रता सुरक्षित की, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।